दोस्तों नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 4 के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एज एन इन्वेस्टर आपको जाननी चाहिए वो सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन में नजर डालिए दोस्तों, 8186 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है जो कि 18.2% का ग्रोथ है। दोस्तों जब भी एचडीएफसी बैंक की बात होती है तो इन्वेस्टर्स 15% 20% के ऊपर का ही ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट में देखें तो ग्रोथ बहुत ही बड़ा हुआ है। बाकी हम बहुत सारी चीजें चर्चा करने वाले हैं। डिविडेंड के बारे में हम आपको बताएंगे, किस हिसाब से डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है वो सब चीज बताएंगे, प्रॉफिट पर और चीजें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, होलसेल या रिटेल बैंक। दोस्तों एचडीएफसी बैंक को एज ए रिटेल बैंक माना जाता है। रिटेल मतलब जो इंडिविजुअल है, आप है, हम है, हमको किस हिसाब से वो लोन देती है। तो एचडीएफसी बैंक का फोकस हमेशा रिटेल कस्टमर्स क्लाइंट्स पर रहा है। लेकिन इन जो रिजल्ट आए हैं क्वार्टर 4 ने, इसने बहुत बड़ा एक मिथ बर्स्ट किया है। आप देखिए यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 47:53, मतलब 100 रुपए की अगर लोन उन्होंने दी हुई है तो 53 रुपीज की लोन होलसेल को गई है। आपको मैं समझाता हूं इसके बारे में। रिटेल का आप ग्रोथ देखिए 6.7% है, होलसेल है 21.7%। देखिए होलसेल लोन का मतलब होती है जो बड़े लोन होते हैं, जो लोन्स करोड़ों में दिए जाते हैं, जो कंपनीज को दिए जाते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को दिए जाते हैं। रिटेल का लोन का मतलब क्या है? जो लोन आपको हमको मिलते हैं, जैसे घर के लिए लोन लेनी हो या पर्सनल लोन लेनी हो या कार की लोन लेनी हो। और दोस्तों पिछले कुछ सालों में एचडीएफसी बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक का सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन था कि वो किसको चेज कर रहे थे? रिटेल जो कस्टमर्स है उनको चेज कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस का रीजन था। और बहुत सारे बैंक्स फेल क्यों हुए थे, मैं एफ ए करके लिख देता हूं, फेल क्यों हुए थे पिछले कुछ सालों में। और इनफैक्ट आप कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी देख सकते हैं वो लोग क्यों फेल हुए थे। क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किस में किया? उन्होंने होलसेल पर किया। मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जब आपने 1,000 करोड़ 2,000 5,000 करोड़ रुपए दे दिए, पैसे वापस नहीं आएंगे तो पूरे 5,000 करोड़ एनपीए हो जाएंगे, उनकी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। एक रिटेल में क्या होगा, 5-10 लोग अगर डिफॉल्ट करते भी हैं तो भी बैंक को कितना 10 लाख 20 लाख का प्रॉफिट सॉरी लॉस होगा। तो बात वही थी। लेकिन एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा डिफरेंट सोचता है। समय से आगे क्या वो सोच रहा है, जो हर बार वो सोचता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल बैंक का फोकस अब होलसेल बैंकिंग की तरफ है, रिटेल की तरफ नहीं है। अब दूसरी चीज है कासा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। आप देख सकते हैं 27% ग्रोथ हुआ है कासा डिपॉजिट में और 8.5% ग्रोथ हुआ है क्वार्टर में। तो कासा जो होता है, एक तरीके से सबसे सस्ते में अगर कुछ बैंक को मिलता है तो कासा होता है। करंट अकाउंट, कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। सेविंग अकाउंट 2.5-3% उनको देना पड़ रहा है। तो टोटल डिपॉजिट जो है उसका 46% कासा है। और बाकी का जो डिपॉजिट जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है जिसमें थोड़ा ज्यादा 5% 6% का उनको एफडी का जो भी इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। बाकी लोन की अगर हम बात करें तो 14% लोन भी इंक्रीज हुए हैं। फिर डिपॉजिट का जो टोटल, अगर आप ये आप टोटल देख रहे हैं, टोटल इंक्रीज आप देखेंगे तो 16.3% यहां पर ओवरऑल पूरे साल में इतने इंक्रीज हुए हैं। दोस्तों क्वार्टर 4 में अब जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो भी आपको बता दें। जो बैंक है उनका रेवेन्यू 16.4% क्वार्टर 4 में बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई जिसे कहा जाता है वो 12.6% यहां पर इंक्रीज हुई है। लोन ग्रोथ जो हमने अभी बात की 14% इंक्रीज हुआ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.2%, जो कि दोस्तों डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं, डिसेंट है। अब देखिए किसी भी माइक्रो फाइनेंस या हाई रिस्क बिजनेस में, लेंडिंग बिजनेस में आप देखेंगे तो मार्जिन वहां ज्यादा होते हैं, 7-8% के आसपास होता है। जैसे बंधन बैंक को आप ले लीजिए तो थोड़े हाई रिस्क बिजनेस होते हैं। तो जो कम रिस्क वाले जो अगर बिजनेस देखे, क्योंकि एचडीएफसी अब होलसेल बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग में भी कम रिस्क लेती है, तो 4.2 डिसेंट कहा जाएगा। आप एसबीआई को देखेंगे तो 4 से भी कम रहेगा। तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो 4.2 को मैं डिसेंट ही बताऊंगा। फिर है प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लगभग 20% ग्रो हुआ है, जो ठीक बोला जाएगा। तो दोस्तों सब कुछ क्या ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में जाने की जरूरत है, उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल अगर प्रोविजन है तो 4,693 करोड़ का प्रोविजनिंग किया हुआ है। मतलब अगर भविष्य में कोई लोन
एनपीए अगर बन जाती है तो उनके लिए बैंक ने इतना प्रोविजंस करके रखे हुए हैं। एनपीए जो है, ग्रॉस एनपीए थोड़े से बढ़े हैं, 1.26% थे पिछले साल मार्च में और इस बार 1.32% है, और प्रोफोर्मा को अगर ऐड किया जाए तो 1.38% है। तो इसको बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं माना जा सकता है, क्योंकि देखिए ये पेंडेमिक के कारण पहले के जो 3 महीने थे, अप्रैल से जून, तो ऑलमोस्ट एक तरीके से कुछ काम हुआ ही नहीं था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। तो ऐसी उम्मीद थी कि ये एनपीए बहुत बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से एनपीए बढ़े नहीं, और उसके हमको सिग्नल अक्टूबर महीने से आने शुरू हो गए थे कि एनपीए उतने बढ़े नहीं, पैसे वापस आ रहे थे। तो ये सबसे पहले डर था, इसीलिए आपने देखा होगा बैंकिंग शेयर सबसे ज्यादा प्रेशर में आप देखेंगे उस समय में थे। बाद में सितंबर अक्टूबर के बाद में अच्छा खासा बैंकिंग स्टॉक्स ने काम किया। अब फिर फरवरी मार्च से थोड़ा सा फिर से इन्वेस्टर्स में दुविधा है कि ये फिर से अभी ये सेकेंड वेव आई है, फिर अभी ये जो अभी फिर से प्रोफोर्मा के जो अभी असली के जो रिजल्ट्स आएंगे तो एनपीए बढ़ सकते हैं। तो अभी फिलहाल उतना लग नहीं रहा है कि एनपीए बढ़े हैं। नेट एनपीए जो है 0.40 है, जो एचडीएफसी इसी रेंज में ही रहता है 0.4, फिर भी एचडीएफसी के हिसाब से ज्यादा, एक टाइम में 0.2 0.3 पर भी था, बट 0.4 बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है। दोस्तों हम एचडीएफसी बैंक की तुलना एचडीएफसी बैंक से कर रहे हैं, हम किसी और बैंक के साथ तुलना कर भी नहीं सकते, क्योंकि बाकी सब बैंक इससे भी खराब है। अगर आप देखेंगे बाकी सब में, मतलब पीएसयू उस बैंक की मैं बात कर रहा हूं, बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक में इसकी कोटक महिंद्रा बैंक के साथ तुलना कर सकते हैं, अब आईसीआईसीआई जो बैंक है उसके साथ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है। तो उसके साथ अगर आप कंपेयर करें, तो हम यहाँ प्राइवेट बैंक के साथ करें तो उनके हिसाब से भी ये अच्छा है, और गवर्नमेंट बैंक के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। बस इसमें एक एक्सेप्शन है एसबीआई, जो कि अब बहुत ही अच्छा कर रहा है। एसबीआई पर डिटेल्ड हम वीडियो बनाएंगे जब उनके रिजल्ट आएंगे, बट अभी कोई प्राइवेट में, सॉरी, पब्लिक सेक्टर बैंक में कोई अगर कंपटीशन दे पाएगा जो क्वालिटी पर, वो है एसबीआई ही है दोस्तों। अब देखिए डिविडेंड के बारे में, 2020 में कोई डिविडेंड नहीं था, पेंडेमिक आया था, आरबीआई ने कहा था कि डिविडेंड मत दीजिए, पैसा बचा के रखिए। अब 2021 जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, डिविडेंड की उम्मीद थी, लेकिन बोर्ड ने डिसाइड किया है डिविडेंड नहीं दीजिए। तो फिर कोई ऐसा अगला वीडियो अगले 2-3 महीनों में नहीं आने वाला है जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि एचडीएफसी बैंक डिविडेंड देने वाला है 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का। तो कोई डिविडेंड नहीं आने वाला है। ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट हुआ है, लेकिन एचडीएफसी बैंक डिविडेंड नहीं दे रही है। एज एन इन्वेस्टर इसमें दुखी होने का नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिविडेंड कब देती है कोई कंपनी? जब उनके प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट में से थोड़ा बहुत शेयर उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को दिया। लेकिन अभी थोड़े से माहौल थोड़ा सा खराब है, सेकेंड वेव और ज्यादा घातक है, 2 लाख से ज्यादा केसेस हो गए हैं। जो फर्स्ट वेव में तो 1 लाख तक भी मैक्सिमम गए थे, जो सेकेंड वेव में और ज्यादा खराब हालत हो रही है। तो कंजर्वेटिव बैंक रही है हमेशा एचडीएफसी बैंक, तो एक कंजर्वेटिव फैसला लिया है। तो एज एन इन्वेस्टर बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। बैंक लॉन्ग टर्म का सोचती है, बहुत ही स्ट्रांग इनका मैनेजमेंट है। थोड़ा सा बायसनेस मेरा हो सकता है इन चीजों को बताने के लिए, बट आप भी अपने इंडिविजुअल जरूर रिसर्च कीजिए। आप भी जरूर बताइए कि क्या आपको क्या लगता है यहाँ पर रिस्क में। मुझे लगता है एनपीए के फिगर बढ़ते हैं तो ये एक बड़ा रिस्क हो सकता है भविष्य में। लेकिन एक और चीज मैं देखूंगा अगले कुछ दिनों में, वो है मैनेजमेंट की कमेंट्री। मैनेजमेंट क्या कह रहा है अपने बिजनेसेस के बारे में, उसको समझना जानना बहुत ही जरूरी रहेगा। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी भी अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो नीचे लिंक्स दी हुई है, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।